Today we are starting a new session in which we understand about the answer writing। तो आज हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आंसर राइटिंग के बारे में समझेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की, तो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ गई है और उसकी प्रिपरेशन बच्चे के अपना स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरा, इसी के साथ जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है स्कूल्स में वो शुरू हो गया है हमारे स्कूल, इसलिए में हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे कि एक अच्छे आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं जिससे फुल मार्क्स हमको प्राप्त हो। बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि आंसर तो उनको पता होता है लेकिन उनको आंसर को डिलीवर करने की टेक्निक नहीं पता होती, आंसर को डिलीवर सही से नहीं कर पाते हैं। तो आंसर को सही से कैसे डिलीवर किया जाए, कैसे एग्जामिनर तक पहुंचाया जाए, कैसे कैसे लिखा जाए, ये सब चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो इसके हम कुल 5 या 6 पॉइंट्स जो हैं, 5-6 बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। तो आंसर लिखने में जो सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंस रखती है वो इम्पॉर्टेंस होती है हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करने वाला, जो भी टीचर्स हो, एग्जामिनर है, कोई भी है, वो कॉपी चेक करने बैठता है तो सबसे पहले जो उसको इम्प्रेशन, सबसे पहला प्रभाव जो कॉपी के द्वारा उस पर पड़ता है वो हैंड राइटिंग ही होता है। हैंड राइटिंग अगर किसी बच्चे की अच्छी होती है तो उसमें थोड़ा 10% या 5% नंबर एक्स्ट्रा उसको मिल ही जाते हैं। और अगर हैंड राइटिंग ऐसी है जिसको पढ़ने में टीचर असमर्थ है, टीचर समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आंसर राइटिंग लिखते समय हमको ध्यान रखना होता है, हमको पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना है। हैंड राइटिंग को सुधारना है। हैंड राइटिंग सुधारने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत अच्छा करने का प्रयास करें, बहुत ब्यूटीफुल लिखने का प्रयास करें। अगर आप इसमें ज़्यादा प्रयास करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा जाएगा और समय कम है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप प्रयास करें कि अच्छी राइटिंग बना लें। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप कम से कम इतना प्रयास करें कि जो कुछ आप लिख रहे हैं वो आपके लिए स्वच्छ हो, साफ हो। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके अलावा उसको आसानी से पढ़ सके, तब हम मानते हैं कि हैंड राइटिंग ठीक लेवल पर है। कई बच्चे कॉपीज़ में ऐसी हैंड राइटिंग लिखते हैं कि एग्जामिनर या टीचर समझ नहीं पाता कि आंसर को पढ़े कैसे, आंसर को समझे कैसे। बच्चे ने लिखा क्या, बच्चे को आता बहुत था लेकिन लिखा ऐसा कि एग्जामिनर टीचर को पढ़ने में परेशानी हो रही है, उबन महसूस होने लगती है, तो वो कम नंबर दे करके, आधा नंबर दे करके आगे बढ़ने का प्रयास करने लगता है। तो जब आपकी हैंड राइटिंग बेस्ट होगी, जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो एग्जामिनर पर एक प्रभाव पड़ेगा और उसको विवश करेगा कि वो आपका आंसर पढ़े। क्योंकि एग्जामिनर, टीचर ये ट्राई करते हैं कि आंसर कम से कम पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ के हम जान जाए बच्चे को कितना नंबर देना है। तो जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो वो विवश करती है पढ़ने के लिए, और जब आपकी राइटिंग खराब होती है तो उबाऊ लगती है और एग्जामिनर या टीचर परेशान होता है पन्ना पलटने के लिए या कम नंबर देकर के आगे बढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम उसको पढ़ने लायक बना दें। राइटिंग को कम से कम आप पढ़ने के लायक बना दें। मतलब कोई भी व्यक्ति उसको देख करके आराम से, आसानी से उसके आंसर को पढ़ सके। तो हैंड राइटिंग अगर आप ऐसे लिखते हैं कि आपके आंसर को पढ़ा जा सकता है तो ये बेस्ट होता है। और फिर उसकी
चीज़ें क्या होती हैं उसकी अच्छी होती है। सेकेंड चीज़ें जो आपको हैंड राइटिंग सुधारने के बाद जरूरी होता है, ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों के सामने आती हैं कि आंसर देते समय कुछ या तो छूट जाता है या कुछ ज़्यादा हो जाता है या कुछ चीज़ें भूल जाते हैं बच्चे। ऐसा हमेशा से होता आया है, ठीक है, हमेशा से अधिकतर बच्चे ये गलतियां करते रहते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, डिस्कस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जिक्र करते हुए चले जाते हैं, अंततः वो एग्जाम्पल लिखना भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को ना तो अच्छे से समझते हैं और जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की जो मांगे हैं, वो क्वेश्चन की मांगों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सेकेंड थिंग्स जो आपको करनी है वो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, क्वेश्चन को तोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब हुआ क्वेश्चन को कि एक कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन में कई सारे भाग होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में आप बताइए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप बताइए। फिर साथ में पूछा गया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है। तो क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए, एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताना है, सेकेंड उसके इफेक्ट के बारे में जानना है, ठीक है। जैसे आपके सामने हिंदी में प्रश्न आ सकता है कि सूर्य, आसान सा प्रश्न ले रहे हैं, सूर्य किस दिशा में निकलता है, इसके साथ ही जोड़ दिया गया और किस दिशा में अस्त होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, एक किस दिशा में निकलता है, एक किस दिशा में अस्त होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखें कि इसके कितने पार्ट के आंसर हमको देने हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताइए और उसके साथ 2-3 एग्जाम्पल दीजिए। तो हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं एक तो हमको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताना है, दूसरा उसके साथ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं। या क्वेश्चन पूछ लिया कि आप सूत्र सहित न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताइए या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताइए। तो इसका मतलब हुआ कि हमको डिफिनेशन तो लिखनी ही है, साथ में फार्मूले को भी लिखना होता। तो सेकेंड चीज़ें जो आप क्वेश्चन से रिलेटेड करनी है वो क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्वेश्चन को तोड़ना है और तोड़ने के साथ ही उसके पार्ट वाइज आंसर देने हैं। यानी जितने बार आप जितने पार्ट में आपने ब्रेक किया है उसके आंसर एक एक करके आप देते हुए चले जाएं। कोई भी क्वेश्चन जब लॉन्ग हो सकता है, क्वेश्चन आते हैं लंबे उत्तर लिखने वाले, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में कई सारी डिमांड्स होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हमको समझना पड़ता है कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ रहा है, तो उसके आधार पर हम आंसर लिखते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आप करेंगे कि क्वेश्चन को तोड़ेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और जितनी भी बातें पूछी हैं वो उसका सबका आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे जब भी आंसर देने का प्रयास करना शुरू करते हैं तो एक नॉर्मल जो गलती वो हमेशा करते हैं कि जैसे हमने स्टार्ट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आंसर देना, तो जब भी मान लेते हैं क्वेश्चन में एग्जाम क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आप फिलॉसफिक रीजन बताइए, फिलॉसफिकल कारण बताइए। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब आंसर देने लगते हैं तो उनको समझ में आता है कि सर्वाइविंग स्ट्रगल भी था या और कुछ था। तो मतलब हमारे कहने मतलब कि वो क्वेश्चन को भटक जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछा है उसको पहले बताने से पहले दूसरी चीजें बताने लगते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ लिया कि भारत की समस्याएं क्या है, भारत की राजनीतिक समस्या क्या है, सामाजिक समस्या क्या है, कोई भी समस्या मान लेते हैं, पूछ लिया तो बच्चे बताने लगते हैं कि भारत एक देश है, एशिया में है, एशिया में स्थित है और ये है दूसरा से जनसंख्या वाला देश है, 7वां है। तो ये सब मतलब जो चीज़
कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, हम उसको डिलीवर करने लगते हैं आंसर में। जब हम उसको डिलीवर करने लगते हैं आंसर में, तो आंसर हमारा, या तो हमको जो चीज़ें मांगा है आंसर उसको छोटा करना पड़ता है, या हमारी जो चीज़ें आंसर पूछना मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता था उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो जो थर्ड थिंग्स आपको करनी है, तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान रखना है। क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और डिमांड में रखने के साथ ना तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कम, मतलब जो पूछा हमने उसको पूरा लिखा ही नहीं। क्वेश्चन में 3 बातें पूछी थी, हमने 2 ही लिखी। तो क्वेश्चन में जो आप आंसर देने लगे आप, तो ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएं। दूसरा, ना ऐसा हो कि आप क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ज़्यादा लिख दें, ठीक है। आप कहीं और भटक गए, कहीं और चीज़ें लिखने लगे, तो जो प्रश्न की मूल बातें थी, जैसे प्रश्न का मूल जो डिमांड थी वो ये थी कि भारत की समस्याओं के बारे में बताएं, आपने बाकी भारत के बारे में लिखा 10 लाइन और समस्याओं के बारे में लिखा 3 लाइन केवल। तो ये क्या हुआ, ये हमारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमारे समस्याओं के बारे में अगर आप लिख भी रहे हैं भारत के बारे में, तो भारत के बारे में आप 2 लाइन लिखते, समस्याओं के बारे में 10 लाइन लिखते। तो ये जब आप करते तब मतलब सही आंसर आप डिलीवर कर पाते। आप या तो कम कर देते हैं या कुछ चीज़ें ज़्यादा कर देते हैं, तो जो आंसर की डिमांड है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। मतलब आप रेशियो बना के रखें, अनुपात बना के रखें, जो प्रश्न में पूछी है वो बातें ज़्यादा, जो प्रश्न की प्रस्तावना है, निष्कर्ष है, या जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं उसको कम करें, ठीक है। तो तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में रेशियो को बना के रखेंगे, अनुपात को बना के रखेंगे, तभी पेपर में आप अच्छा लिख पाएंगे। ये तो हुई कुछ क्वेश्चन की बात है। तो हमने एक तो आपको बताया कि हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, डिस्कस किया। हैंड राइटिंग आपकी पढ़ने लायक होनी चाहिए, अगर आप उससे ऊपर लेवल पे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसी हैंड राइटिंग लिखें जिसको सभी लोग आपके अलावा पढ़ सकें। दूसरा, क्वेश्चन को आप ब्रेक करें और हर एक भाग का सीरियल वाइज आंसर दें। जब तक आप क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और तीसरी चीज, क्वेश्चन में अनुपात बना के रखें, ना तो क्वेश्चन में कुछ छूटने पाए और ना कुछ ऐसा ज़्यादा आने पाए जो कि अलग दिखे, जो कि फालतू दिखे, जो कि बिना किसी मतलब का दिखे, ऐसी कोई चीज़ें प्रश्न में ना आने पाए। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब हम मानते हैं कि आपने थिंक कर लिया कि क्वेश्चन लिखना कैसे है। अब क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, तो क्वेश्चन में एक सवाल आता है, क्वेश्चन को जब भी आप लिखें तो ट्राई करें क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ में लिखने का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी का पेज है, तो आप जब लिखना शुरू करें आंसर, तो इधर पहली बार कुछ चीज़ें छोड़ दें, कुछ जगह छोड़ दें। फिर यहाँ से मान लेते हैं आपने लिखना शुरू किया और उसके कुछ प्रश्न के 3 पॉइंट थे, तो 1 पॉइंट यहाँ पूरा हो गया। फिर ये दूसरा पॉइंट हम यहीं से नहीं शुरू कर देते, दूसरा पॉइंट फिर यहाँ से थोड़ा दूर छोड़ करके, थोड़ी जगह छोड़ करके फिर हम दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। तो इससे जब भी कॉपी चेक करने वाला है, फिर तीसरा पॉइंट मान लेते हैं यहाँ शुरू कर दिया। फिर ऐसे जब कॉल लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है, जो चेक करने वाला है उसको पता चलेगा कि इसके 3 मुख्य पार्ट हैं, 3 मुख्य बिंदु हैं और इन तीनों के बारे में एक एक करके बताया गया है। तो इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और वो आपके क्वेश्चन को खटाक से पकड़ लेगा और आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आप हमेशा ट्राई करें, जैसे क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, 5 पैराग्राफ छोटे छोटे आप बना दें, और जब आप पैराग्राफ बनाएं तो आगे थोड़ी सी जगह जब आप छोड़ देंगे तो ये आपके आंसर के लिए बेस्ट होता है। इसलिए से आप मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप बताइए न्यूटन्स के 3 नियम बताइए, तो आप क्या लिखा, आपने लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड, एक ही में मिक्स कर दिया। तो इससे
इम्प्रेशन कम पड़ता है। अगर आपने ऐसे लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ से सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेक्स्ट पैराग्राफ से थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या होता है, इससे इम्प्रेशन पड़ता है कि आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है और आप पार्ट वाइज डिवाइड कर पा रहे हैं। इससे जब भी एग्जाम में देखेगा तो आपके 3 लॉ ऑफ मोशन जान जाएगा कि आपने तीनों लॉ ऑफ मोशन अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो 4 थिंग्स करनी है वो पैराग्राफ बना के रखना है। और अगर आप 5th जो है वो भी कर सकें तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करने बैठता है तो कॉपी चेक करना कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखे या उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो कॉपी चेक करने में। तो उसकी इच्छा कम होती है कॉपी चेक करने की। वो चाहता है कि हम कम समय में इस आंसर को पढ़ पाएँ और कम समय में ही उत्तर दे पाएँ, जितने कम समय में। तो ये कम समय में कैसे हो पाएगा, अगर आप आंसर में अंडरलाइन करते हैं या अंडरलाइन के साथ साथ कुछ ब्लैक से लिख रहे हैं, कुछ ब्लैक कलर, ठीक है, या ब्लू से आप लिख रहे हैं तो ब्लैक से कुछ जो शब्द हैं उनको लिख दिया। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उनको आपने या तो अंडरलाइन कर दिया, उनके नीचे लाइन खींच दिया है, या उनको ब्लैक पेन से लिख दिया है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर को पूरे आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन पॉइंट्स पढ़ेगा और उसको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को पूरा नॉलेज है, पूरा आंसर के बारे में जानकारी है, तो वो आपको पूरा नंबर देगा और तुरंत आगे बढ़ जाएगा। तो अंडरलाइन आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो ये आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और जो लास्ट चीज़ें बच्चे पूछते रहते हैं कि पेन कौन सी यूज करना है, तो पेन आप जेल पेन यूज कर सकते हैं या आप बॉल पेन यूज कर सकते हैं। जो इंक वाली पेन है उसको यूज करने से हम बचते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा ऐसी पेन यूज करना चाहिए जिससे अगर आपके हाथ में पानी लगा है या आपके पसीना है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे वो खराब ना हो लगने के बाद भी, तो आप ऐसी कोई पेन और पेन वही यूज करें जो आपके हाथ से सुटेबल हो। बच्चे ऐसी पेन यूज करते हैं जो हाथ में उनके सुटेबल नहीं है, हाथ